अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आप लोगों का टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ क्यों शिफ्ट हुए हैं। बीच में से जो हमने 3 चैप्टर हैं वो छोड़े हैं, क्यों? वो उसकी वजह है कि ये रिलेटेड है ज्यादातर हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स वो इस्तेमाल हुए हैं जो हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने पढ़े हैं। तो ये अभी समझना आसान था। अगर मैं इसको 3 चैप्टर्स के बाद पढ़ाता तो आप लोगों को बेसिक्स आप लोग हिली हुई होती, फिर आप लोग भूल जाते कि भाई हमने हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या पढ़ा है। तो आप लोगों के लिए इसलिए चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर आप लोग सीखोगे क्या? इसके अंदर बेसिकली आप लोग जो चीजें सीखने वाले हो वो आपकी डेली लाइफ से रूटीन मैच करती हैं। ठीक है, वो आप लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल कर भी चुके हो और कर रही भी हो। ठीक है, जिस तरह जिम लवर्स होते हैं, आप लोगों के पास कोई एथलीट्स होंगे, कोई आप लोगों के पास अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो ये सारी चीजें आज आप लोग सीखने वाले हो कि किससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, किससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई ऐसे जिम लवर है भाई, वो प्रोटीन वगैरह बना के अपने मसल्स बनाना चाहते हैं, या आप लोग देखा होगा कि वो ऑर्डर करते हैं, वो प्रोटीन ऑर्डर की जाती है। लेकिन ऐसा हो जाए कि अगर वही प्रोटीन आप लोगों को पता चल जाए कि किससे कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रही है, ये कहां कहां से हमें ऐसी चीजें मिल रही हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को मिल जाए, तो हमने बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ऐसी चीजें भी आज आप लोग सीखोगे कि आप लोग समझ जाओगे अपनी बॉडी के वाले से, और आप लोग ये भी चीजें समझ जाओगे कौन सी चीज आप लोगों को ज्यादा एनर्जी दे रही होती है। ठीक है, वो चीजें भी आप लोग इस आज लेक्चर में सीख जाओगे। ठीक है, तो ये लेक्चर पूरा देखना है क्योंकि काफी चीजें आप लोगों की लाइफ से रिलेट करने वाली हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पहले लफ्ज बायोकेमिस्ट्री के हवाले से पढ़ेंगे। डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है जो, उसको सीखेंगे। तो लफ्ज है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, एक इस्तेमाल हुआ है बायो और दूसरा इस्तेमाल हुआ है केमिस्ट्री। ठीक है, ये दो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं ना। तो बायो का मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ते रहे हो? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आप लोगों के अंदर, बायो के अंदर आप लोग स्टडी करते हो। केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या स्टडी करते हो? रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो और वहां पे बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हो। तो ये चीजें आप लोग किसके अंदर पढ़ते हो? केमिस्ट्री के अंदर। तो इन दोनों को आपस में मिला दो तो आप लोगों के पास बायोकेमिस्ट्री बन जाएगी। तो मिला के देखते हैं कि क्या बनता है। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर आप लोग किसको स्टडी करते हो? ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स दैट टेक प्लेस, जो कहां पे हो रहे होते हैं? लिविंग बॉडी के अंदर। दैट टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी। तो जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ऐसे सारे रिएक्शंस को आप लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। अब आप लोग सोच रहे होगे कि लिविंग बॉडी के अंदर किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज बनने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से होता है ना। तो लिविंग, वो प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की वजह से आप लोग देखो उनको, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में आप लोगों को वाटर मिलता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है, ये 4 चीजें होती हैं, ग्लूकोज बनता है। रिएक्शन हो रहा है ना, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है। तो लिविंग बॉडी के अंदर होने की वजह से उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाएगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे अंदर हो रहा है, हम लोग खुराक खाते हैं, वो टूटती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी वहां पे एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहां पे भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। और रिलेटेड बताता हूँ, आप लोगों की बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है, आप लोगों की बॉडी के अंदर लिपिड्स बनते हैं, आप लोगों के फैट्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बनता है, इंसुलिन बनती है, और आप लोग जहां से ऑक्सीजन इंटेक करते हो, ये सारा कुछ, कार्बोहाइड्रेट्स तक आप लोग देखोगे कि आप लोग की बॉडी में कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, किन तरह रिएक्शन कर रहे हैं, किस तरह एनर्जी रिलीज हो रही है। इससे साथ साथ जेनेटिक चीजों को भी पढ़ोगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जीन्स कैसे बना है, ये सारी चीजें आप लोग उसके अंदर देखोगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे देखने की कौन सी चीजें आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ने से रहे, इतनी जगह तो हमारे पास है नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक्स्ट्रा चीजों की तरफ जाएं और हमारा टॉपिक रह जाए। तो आप लोग टॉपिक की तरफ वापस आए। तो आज आप लोग जो टॉपिक सीखने वाले हो उसके अंदर सीखोगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। ये तीनों आज सीखोगे और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इससे कुछ चीजें मैं ऐसी बताने वाला हूं कि जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट वाला सारा सुनना है क्योंकि आप लोगों को एनर्जी के बारे में भी पता चलेगा कि कौन ज्यादा एनर्जी देता है। तो कुछ जिम लवर्स हैं वो सिर्फ किसको पसंद करते हैं? प्रोटीन लेना पसंद करते हैं, बाकी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा भी इनमें से है जो प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी आप लोगों को दे सकता है। किससे ज्यादा?
प्रोटीन से भी ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो क्योंकि एनर्जी मिलेगी तो काम बनेगा ना, तो यही आप लोगों को सीखना है, जुड़े रहना है, तभी समझ आएगी कौन ज्यादा एनर्जी दे रहा होता है। तो हम लोग आ जाते हैं प्रोटीन के ऊपर। पहला लफ्ज क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन को सीखेंगे, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन लफ्ज निकला प्रोटियोज से, PROTIOS, ठीक है, प्रोटियोज। इस लफ्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्राइमरी यूनिट या प्राइम इंपॉर्टेंट। क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंट। इसको प्राइम इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। किसका? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी समझाता हूं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? रीजन, रीजन इसकी ये है कि हमारे पास जितने भी सेल हैं, ठीक है, सेल होता है ना, सेल लिविंग बॉडी को सेल बनाती है ना। बाकी एलिमेंट्स तो मिलकर बनी हुई होती है, नॉन लिविंग थिंग, एलिमेंट से और एटम से। लेकिन ये क्या है? सेल से मिलकर बनी है लिविंग बॉडी। तो सेल का 50 to 55%, 50 to 55% आप लोगों के पास प्रोटीन होती है। सेल के अंदर 50 to 55% क्या होती है? प्रोटीन। इसीलिए इसको बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन को। समझ आ गई इस चीज की? अब ये प्रोटीन, आप लोग ये सोच रहे हो कि प्रोटीन तो आप लोगों के पास यूनिट आ गया लाइफ का, ठीक है, ये प्रोटीन सेल के अंदर भी होता है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज भी तो होगी जो प्रोटीन को भी तो बनाती है ना। तो वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड। तो हम लोग लिख लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन हमारे पास है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आप लोगों के पास किससे मिलके बना हुआ होता है प्रोटीन? प्रोटीन मिलके बना होता है अमाइनो एसिड से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई अमाइनो एसिड क्या चीजें होती हैं, तो हम लोग अमाइनो एसिड को पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है। तो अमाइनो एसिड वो होता है, याद रखना, अमाइनो एसिड में एक होता है कार्बन, जैसे आप लोग कायरल कार्बन का नाम देते हो, कायरल कार्बन होता है, जिसे आप लोग सेंट्रल कार्बन भी बोलते हो, ठीक है। ये एमसीक्यूज के ऊपर याद रखना है, इधर जो एमसीक्यूज के ऊपर मैं आगे लिख लेता हूं, अपने पास भी नोट कर लेना कौन सा कार्बन होता है, कायरल कार्बन बोला जाता है। अब कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है? जिसकी चारों साइड पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। अब याद रखना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोकार्बन में पड़ा है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग एटम्स इसके साथ या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच होंगे। तो इस कार्बन की चारों साइड पे अलग अलग 4 फंक्शनल ग्रुप अटैच होने वाले हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? मैं इन चारों चीजों को ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले वो 4 चीजें क्या है, ठीक है। पहला आप लोगों के पास आ जाता है अमाइनो ग्रुप। क्या? अमाइनो ग्रुप, ठीक है। सेकंड आप लोगों के पास क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। क्या चीज होती है? हाइड्रोजन। थर्ड आप लोगों के पास क्या आता है? अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों के पास क्या चीज आती है? वो आती है आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हो, समझ आ गई। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C++ OH, ये आप लोगों के पास क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब कार्बोनाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? R, हाइड्रोजन R, NH2, ये 4, ये समझ आ गई। मैं इसके कर लूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 चीजें कार्बन के साथ जुड़ी होंगी, कार्बन की चारों साइड पे 4 चीजें जुड़ी होंगी। तो कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को बना के चेक करते हैं। भाई स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये दरमियान में लगाया कार्बन, दरमियान में आ गया कार्बन। तो मैंने क्या कहा कि इसकी चारों साइड पे आप लोगों के पास क्या अटैच होंगे? ये 4 फंक्शनल ग्रुप। पहले को लगा देते हैं नाइट्रोजन NH2 को, ये मैंने लगा लिया NH2, ठीक है, समझ आ गई। पहला आ गया NH2, दूसरी जगह पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्या आ गया? हाइड्रोजन। यहां पे आ गया R। तो देखिए हमारे पास ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी एक रह गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे ही लगा दो, C++OH। तो ये वाला उठा के यहाँ पे लगा लिया। एक कार्बन की चारों साइड पे, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अल्काइल ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास कहलाता है अमाइनो एसिड। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास क्या कहलाता है? अमाइनो एसिड। समझ आ गई अमाइनो एसिड की? अब मैंने क्या कहा था कि यही अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब कि देखो पूरी इमारत जब बनती है या पूरी दीवार की बात करो, जब दीवार बनती है ना, उसके अंदर एक एक ईंट आपस में जुड़ी होती है, एक एक ईंट आपस में जुड़ती है तभी दीवार एक खड़ी होती है ना।
तो प्रोटीन समझ लो एक पूरी दीवार है। अब ये जो ईंटें हैं वो अमाइनो एसिड समझ लो, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगी तो द्वार बनेगी, मतलब अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। अब उनको द्वार के अंदर जो ईंटें उनको जोड़ने के लिए मसाला इस्तेमाल करते हो ना, रेत और मसाला करवा के लगाते हो, वो आप लोगों के पास ईंटों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो मसाला तो इस्तेमाल करने से रहे, तो दो अमाइनो एसिड को कौन जोड़ता है? दो अमाइनो एसिड को जोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा वहां मसाले के अंदर मसाले का काम कर रहा होता, मसाला जोड़ने का काम कर रहा होता है, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम कर रहा होता है। तो अमाइनो एसिड को जोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको एमसीक्यूज के लिए भी साथ याद रख लो कि अगर आ जाए कि दो अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला कौन होता है, तो अमाइनो एसिड को जोड़ने वाली चीज होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड। इसके साथ एक और एमसीक्यूज बताता हूं, वो ये कि अगर अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो पेप्टाइड बॉन्ड खुद कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड खुद कौन सा बॉन्ड कहलाता है? तो उनमें से आप लोगों ने चार केमिकल बॉन्ड पढ़े थे, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और मेटालिक। तो इन चारों में से कौन सा बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो याद रखना कि ये पेप्टाइड बॉन्ड असल में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी नेचर होती है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो कि आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये आप लोगों के पास आ गया कोवेलेंट बॉन्ड। असल में पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये क्या करता है? ज्वाइन और लिंक टू अमाइनो एसिड्स। तो ये दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है, ज्यादा को भी जोड़ता है। जब एक से ज्यादा फिर उसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। एक पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है। तो मैं जोड़ के भी बताता हूं। एक अमाइनो एसिड यहां से उठाया, एक को मैं ये लिख लेता हूं। देखो ये आ गया आप लोगों के पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन की दो साइड पे है, ये NH2 ग्रुप है। ये आप लोगों के पास कार्बन है दरमियान वाला, इसके एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ R, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसी के साथ दूसरा अमाइनो एसिड दिखा देता हूं। तो अब इसको देखना, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक NH इधर आ गया। अब एक चीज याद रखनी है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहां पे बनता है अमाइनो का काम। यहाँ पे अमाइन जो है, अमाइन मतलब NH2, ये अमाइन जो है ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, इसीलिए अमाइड्स का नाम इसको दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? अमाइड्स का। तो यहाँ पे ये याद रखना, इसको पोली अमाइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों के पास जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, इसकी बनने की वजह से जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को आप लोग अमाइड्स का, पॉलीअमाइड्स का नाम देते हो। किसका? पॉलीअमाइड्स का। कि पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं? मल्टीपल पेप्टाइड्स बॉन्ड को बोला जाता है। मल्टीपल, पॉली मीन मैनी। अमाइड्स बॉन्ड कहां पे बनते हैं? अमाइड्स बॉन्ड बनते हैं, अमाइड मतलब NH2, अमाइन से निकला है, तो NH2 की वजह से यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है। इस क्रिएशन को हम लोग अमाइड्स का भी नाम, अमाइड बॉन्ड का भी नाम देते हैं। तो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग बेसिकली अमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अमाइन की वजह से बनता कैसे है देखना। ये जो चीज होती है, ये दो, ये नजर आए, मैं बताऊंगा, गौर से समझना। ये दो चीजें यहां से निकल जाती हैं, किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में। वाटर की फॉर्म में यहां से क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गई है। यहां से H2O बन के निकल गया, H2O निकल गया, तो एक नाइट्रोजन से H जाएगा, यहां से कार्बन से OH, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वाटर बना के निकल गए। तो याद रखना, न्यू बॉन्ड बनाना है ना, पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले बताया एट अ टाइम दो बॉन्ड की क्रिएशन नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आदमी एक न्यू बॉन्ड बनाए, एक नया रिलेशन बनाना चाहे, पुराने रिलेशन को साथ लेकर चले, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगा? पुराने को तोड़ेगा तभी नया बनेगा। ठीक है, याद रखना है। तो वो पुराना जैसे ही नया रिलेशन, नया बॉन्ड बनने लगता है, पुराना कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को खुद भी पता है, लाइफ भी ऐसी ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जिंदगियां भी ऐसी हैं कि नया बॉन्ड, नए के पीछे भागोगे तो पुराने बॉन्ड कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, नए रिश्ते बनाने लगते हो, पुराने रिश्ते कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो ये टूटते हैं, फिर अलग हो जाता है, ये आपस में मिलकर अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख लेना कि कैसे रिमूव हुए। तो ये आपस में मिल के रिमूव हो गया, तो ये यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से बॉन्ड ही खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गए तो कार्बन और नाइट्रोजन का ये डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। क्यों बनेगा? ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है,
ये एक सिंगल बॉन्ड जो रेड कलर का बनाया है, ये अब बन गया नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। कैसे पता चला? नाइट्रोजन हमारे पास फिफ्थ ग्रुप से है, ठीक है, फिफ्थ ग्रुप से है, इसका मतलब है कि इसके आउटर मोशन में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इसको इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। पांचवें ग्रुप से मतलब इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के बॉन्ड गिनो, एक ये, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 2 हो गए। एक बॉन्ड रह गया, वो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बन गया, क्योंकि पहले हाइड्रोजन के साथ था, वहां से निकल गया। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन में पढ़े ना, हाइड्रोकार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। इस कार्बन के 2 बने हुए, ऑक्सीजन के साथ 2 हो गए, एक इस साइड पर कार्बन से बने हुए 3 हो गए, एक बॉन्ड की कमी है, तो एक बॉन्ड जो बनेगा वो अब डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ बनेगा। और ये जो बॉन्ड बीच में बना है, यही बॉन्ड आप लोगों के पास क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को या आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलते हो और अमाइड बॉन्ड भी बोलते हो। इसी तरीके से अगर किसी और अमाइनो एसिड ने आना है ना, वो इसकी इस साइड पे अटैच होगा, फिर बनेगा, फिर इस तरीके से एक लॉन्गेस्ट चेन बनती जाएगी, ठीक है। ये मतलब कि बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं ना, मिलेंगे ऐसे कि एक के बाद एक मिलता जाता है, एक लॉन्गेस्ट चेन बनती है। जब ये मिलते हैं तो हर एक में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अगर 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उसे डाइपेप्टाइड बोलते हैं। 3 के बाद दरमियान बनेगा तो उसे ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। 4 के बाद बनेगा तो 4 टेट्रापेप्टाइड का नाम उसको दिया जाएगा। समझ आ गई है टेट्रापेप्टाइड की? इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, जितने पेप्टाइड बॉन्ड उतना उसका नाम होता जाएगा, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पे। 2 के दरमियान बन रहा तो इस तरीके से, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसके अंदर से वाटर रिमूव हुआ है, ठीक है, वाटर रिमूव होगा तो तभी बॉन्ड बनेगा। एच अमाइनो के पास से OH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूव होगा, ठीक है, तभी। अब ये आप लोगों के पास बन गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, के अमाइनो एसिड जिस तरह मिलते हैं तो ये प्रोटीन बन गया, ठीक है, कि इस तरीके से प्रोटीन बनती है। अब आप लोगों के पास में कुछ चीजें एमसीक्यूज के तौर पर यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये चीज याद रखनी है। टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स तकरीबन होती हैं। अब वो अमाइनो एसिड्स की मतलब वो किस तरीके से होती हैं, तो याद रखना 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने? 20 टाइप्स। कितनी? 20 टाइप्स। इन 20 टाइप्स में से 10 होती हैं एसेंशियल, जिसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हो। क्या नाम देते हो? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो 10 बाकी बच जाती हैं वो होती हैं नॉन एसेंशियल। क्या होती हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, दोनों को। 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, एमसीक्यूज के तौर पर लिखो। 10 उसमें से एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज में याद रखने कि एमसीक्यू एसेंशियल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 10। नॉन एसेंशियल कितने होते हैं? 10। इन प्रोटीन 20 से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पे ये चीज देख ली। अब आप लोगों के जहन में आ रहा है एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? नाम तो याद रख लिए, कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एसेंशियल वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं, जो हम लोग दालें वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खा के, या प्रोटीन आप लोगों को कहां से मिलता है? गोश्त वगैरह खा के, या आप लोगों के पास एग खा के, मतलब ये जो सोर्सेज होते हैं ना, बाहर से लेते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। लेकिन नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना रही होती है। हमारी बॉडी खुद भी अंदर अमाइनो एसिड्स बनाने की कोशिश करती है, और वो 10 किस्म के अमाइनो एसिड्स बनाती है, और वो जो 10 हैं वो हमारे पास नॉन एसेंशियल कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना लेती है। लेकिन जो नहीं बना सकती वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं। समझ आ गई? अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से इसके 4 लेवल्स क्लासिफाई किए गए, 4 लेवल्स बनाए गए हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप लोगों के पास जो अमाइनो एसिड मिलते हैं, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन बनती है। यही अमाइनो एसिड, ये तो 2 मिले हैं ना, एक इसकी इस साइड मिले, फिर इधर मिले, फिर इधर, इस तरह मिलते मिलते एक लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। एक लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी वो हमारे पास कहलाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें मिलकर बनते हैं। और ये आप लोगों के पास जो अमाइनो एसिड की लॉन्गेस्ट चेन होती है, ये हमेशा स्ट्रेट चेन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट चेन बनेगी। ये हमेशा क्या बनेगी? बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट चेन। ये जिस तरह 2 बने हुए ना, इसके साथ और बना दो, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन की तरह चल रहा है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर किसका होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। सेकेंडरी, अब ये चीज याद रखनी है, प्राइमरी वाला इस्तेमाल सेकेंडरी में होगा, सेकेंडरी टर्शरी में होगी, टर्शरी क्वाटरनरी में होगी, इस्तेमाल देखना। अब इसमें क्या होगा? सेकेंडरी वो बनी हुई होती है चेन से, ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन होती है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड,
अमाइनो एसिड की चेन होती है, ठीक है, जो कि आप लोगों के पास जिगजैग फॉर्म में होती है, जो कि जिगजैग फॉर्म में होती है। जिगजैग फॉर्म मतलब थोड़ी सी फोल्डेड होती है और साथ में आप लोगों के पास कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मैंने तीनों लिख लिए। जिगजैग तो बहुत आसान है, या शाम को कभी मूव करते हुए देखा है, इस तरीके से जाता है, तो यही होती है जिगजैग फॉर्म, इस तरीके से मूव करने वाली। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये फॉर्म होती है सेकेंडरी की। अब मैंने क्या कहा था, इसका इस्तेमाल अब टर्शरी में होगा। टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में और ज्यादा फोल्ड आ जाते हैं। ठीक है, एक 3D शेप बनती है जो कि बहुत ज्यादा फोल्डेड होते हैं, फोल्डेड बहुत ज्यादा, मतलब इसमें चेन जो होती है फोल्डेड ऑफ अमाइनो एसिड चेन, एसिड चेन, यही चेन जो बनी हुई है, यही चेन बहुत ज्यादा आपस में उलझी हुई होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप कोई पतंग उड़ाता है, पतंग में देखो जब आप लोगों का वो धागा एक जगह पे जमा हो जाता है, तो धागा देखो कि गुच्छा सा बना देता है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है टर्सरी का, क्योंकि वो एक ही धागा होता है ना, सिंगल चेन होती है, लेकिन वो इतनी आपस में उलझी हुई होती है कि उसको टर्सरी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपस में ही उलझी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी, क्वाटनरी इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सब में एक ही चेन चल रही है, एक ही चेन हो रही होती है, डबल नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन, मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन, एक से ज्यादा आप लोगों के पास क्या होती है, एक से ज्यादा चेन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, एक से ज्यादा चेन से मिलकर बनी हुई होती है, एक से ज्यादा चेन होती है, मतलब दो चेन हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा फोल्डेड हुई हुई होती है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आती। फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतना ज्यादा उलझा वैसी तरीके से होता है, लेकिन दो चेन, मतलब दो अलग अलग आप लोगों के पास। मैं यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ, इस चीज को देखना। ये समझ लो एक चेन थी, जब यहां से खत्म हुई इसके बाद दूसरी चेन स्टार्ट होगी। ठीक है, ये दो चेन्स, एक रेड और एक ब्लैक, दो चेन्स एक जगह पे मिक्स हुई हुई होती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक नहीं हो सकती। ठीक है, एक को नहीं होगी, दो तीन जितनी भी हो, लेकिन वो ज्यादा आप लोगों के पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, यही था आप लोगों के पास लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, और यही थी आप लोगों के पास प्रोटीन। अब प्रोटीन के यूजेस सीख रहे होगे कि सोर्सेज कहां से आते हैं और यूजेस। तो सुनो, सोर्सेज आप लोगों के पास क्या है, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, दोनों से आप लोग हासिल करते हो प्रोटीन को। कैसे, प्लांट्स जो है उनकी आप लोग बीज वगैरह, उसकी पल्सेस, दालें, ये इनसे आप लोगों को मिलता है प्रोटीन। ठीक है, क्या मिलता है, प्रोटीन। जैसे आप लोग लोबिया की दाल देखी होगी, ठीक है, वो आप लोगों के पास है, मेन सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, अब एनिमल्स, एनिमल्स तो भरे पड़े हैं आप लोगों के पास प्रोटीन से। जितना भी एनिमल्स हैं, वो चिकन हो या दूसरे एनिमल, इनका गोश्त जितना ही मीट है वो आप लोगों के पास प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, गोश्त होता है, आप लोगों के पास फिश होती है, आप लोग इसको उठा लो, आप लोगों के पास एग होता है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास प्रोटीन के सोर्सेज है। और ये इस्तेमाल कहां पे हो रही है, बॉडी के जो आप लोग मसल्स होते हैं ना, मसल को स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल होती है, मसल्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है, बड़ा करने के लिए। देखा होगा कि जो जिम लवर्स हैं वो वगैरह बॉडी वगैरह बनाने के लिए जाते हैं, वो जिम्स वगैरह करते हैं, तो उनकी वो प्रोटीन इंटेक क्यों करते हैं, वो प्रोटीन के इतने दीवाने क्यों होते हैं, वो प्रोटीन के दीवाने ही इस वजह से होते हैं कि उनको पता है कि प्रोटीन उनकी बॉडी शेप बनाने में हेल्पफुल है। बॉडी शेप तब बनेगी जब मसल की ग्रोथ होगी, मसल बड़ा होगा तो बॉडी बनेगी। तो ये इसीलिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी स्ट्रक्चर बने, आप लोगों के मसल की ग्रोथ हो। मसल की ग्रोथ इस तरह नहीं होती, याद रखना, प्रोटीन सिर्फ मसल की ग्रोथ ही नहीं करता, एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप लोगों की जो हड्डियां उनको भी मजबूत करता है, आप लोगों का हेयर स्ट्रक्चर, आप लोगों की स्किन टोन, आप लोगों के नाखून, हर चीज में प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आप लोगों का ये समझ लो, सबसे आसान, इससे भी आसान पे जाता हूँ, आप लोगों का खून में भी प्रोटीन होती है, होमोग्लोबिन, नाम सुना है ना, ये होमोग्लोबिन प्रोटीन ही होती है। आप लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये इसीलिए इसको प्राइम इंपॉर्टेंस बोला जाता है। ये आप लोगों की बॉडी का हर एक पार्ट में इस्तेमाल हो रहा है, एंजाइम्स में ये इस्तेमाल हो रहा है, बॉडी ग्रोथ में ये इस्तेमाल हो रहा है, मसल ग्रोथ में ये इस्तेमाल हो रहा है, आप लोगों को प्यारा बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बॉडी टोन, आप लोगों की शेप, आप लोगों की स्किन, सब कुछ प्रोटीन की समझो बनाती है। समझ आ गई, प्रोटीन की वजह से आप लोग खूबसूरत भी हो जाते हो। तो यही चीजें आप लोगों ने देखनी है कि ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यही था आप लोगों के पास प्रोटीन। अब जाएंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। ठीक है, अब है आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अब आप लोगों ने प्रोटीन तो सीख लिया,
अब ये चीज सीखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, और फिर इसको रिलेट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रिलेशन क्या है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बता दूं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में ट्विन्स हैं। क्या है? ट्विन्स। अब इनको ट्विन्स क्यों बोला जाता है? देखो, ट्विन बोलने की एक ही वजह, वो ये वजह है कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। मैंने पहले कहा था, शुरू में बता रहा था कि प्रोटीन जैसा कोई और भी चीज है यहाँ पे, वो प्रोटीन जैसी चीज आप लोगों के पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोटीन क्या होता है। वो 1 ग्राम अगर प्रोटीन इस्तेमाल करो तो उसमें से निकलती है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितनी? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी लो ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी लो, ये भी आप लोगों को 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देती है। ठीक है, तो समझ आ गई, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ट्विन है। क्या है? ट्विन्स हैं, इसलिए आप लोग इसको ट्विन्स बोलते हो कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लोगों को दे रहे होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को लफ्ज को देखो, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुए कार्बन, जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बन से, ये देखो शुरू वाला लफ्ज कार्बो। आगे हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेशन, मतलब वाटर, H2O। H2O दो वाटर की क्या चीजें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट्स ही आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। लेकिन फिर सीक्वेंस की बात आती है कि किस हिसाब से मिलते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आसान सी एक बात बता देता हूं कि ये जब भी आपस में मिलते हैं ना, तो ये आप लोगों के पास इस तरह अरेंजमेंट होती है कि ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो, हाइड्रोजन इनसे डबल हो जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन 3 है ना, हाइड्रोजन भी 3 है, तो ना आप लोगों के पास कार्बन भी 3 है, तो हाइड्रोजन 6 होंगे, डबल। कैसे? वो चीजें हम लोग सीखेंगे जनरल फार्मूला के अंदर। किसके अंदर? जनरल फार्मूला के अंदर। जनरल फार्मूला आप लोगों को जिस तरह अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस का सिखाया है ना, इसी तरीके से जनरल फार्मूला इसका भी बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो अब आप लोगों ने देखना है, इस्तेमाल उसी तरीके से करना है जिस तरह अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस का किया। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O होल n। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, अब n इसमें क्या होती है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन, n होता है नंबर ऑफ कार्बन, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ कार्बन। इसके अंदर कार्बन की वैल्यू डालते जाओ, n की वैल्यू डालो, तो आप लोगों के पास ये चीज बन जाता है। लेकिन n की एक शर्त है, शर्त यह है कि n की वैल्यू हमेशा 3 या 3 से ज्यादा डालोगे। 3 से कम पे आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनता। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट बनाना है, उसके लिए 3 कार्बन होने लाजमी, 3 कार्बन होने लाजमी है। तो यहां से ये भी आप लोगों के पास किसका टॉपिक आ गया? MCQs के लिए, कि आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी, 3 पे कम पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। बना के चेक करते हैं। अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 3 डालो, इसके अंदर डाल दो फॉर्मूले के अंदर, क्या बनेगा? C3H6O3, ये चीज बनेगी। अगर हम लोग इस फार्मूले को ओपन करके लिखें, ये फार्मूला ओपन होके इस तरीके से लिखने होगा, CnH2nOn, ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया CnH2n। अब मैं बोलता हूं अगर n की वैल्यू 6 डाल दो, अगर n की वैल्यू 6 डाल दो तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो n की जगह पे उसकी वैल्यू डालो ना, सी n की जगह पे क्या आ गया? 6H2 इंटू फिर n की जगह पे 6, ऑक्सीजन उसी तरीके से n की जगह पे 6 मल्टीप्लाई करो, C6 2 6 12O6, तो ये बन गया C6H12O6, जो कि आप लोगों के पास ग्लूकोज होता है। कहां से हासिल किया जाता है? प्लांट से। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि इस चीज को देखना है कि किस तरीके से n की वैल्यू पुट करनी है। अब आप लोगों के ध्यान में फिर ये बात आएगी कि n की वैल्यू हम लोगों ने डाल ली, अब n की वैल्यू कब तक डालते रहना, कब तक डालते रहना? तो वो आप लोगों को पता चलेगा मोनोसेक्राइड्स में। n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करनी है, 9 तक जानी है, 9 से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मेन सोर्सेस क्या है? मेन सोर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेस का होता है, जो चीज बनती कहां पे? वो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इसका मेन सोर्स क्या हो जाएगा? वो हो जाता है आप लोगों के पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप लोग को 4 चीजें इस्तेमाल होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जगह से बता रहा हूँ। वो 4 चीजें क्या है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर, तीसरा सनलाइट, चौथा आप लोगों के पास होता है क्लोरोफिल। तो ये 4 चीजें आपस में हो तो तभी आप लोगों के पास फोटोसिंथेसिस बनती है और ग्लूकोज बनता है। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? प्लांट्स में। तो पता चल गया इसका सोर्सेस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मैं रिएक्शन करवा के बताता हूं। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे
तो आप लोगों के पास C6H12O6 बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें भी रिक्वायर्ड होंगी ना, अभी मैंने बताया। ऊपर से आएगी सनलाइट, किस से आएगी? ऊपर से आएगी सनलाइट। हो किधर होगा? प्लांट के लीव के अंदर, जिधर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हो, उधर। ठीक है, ये दो चीजें और ये चार चीजें। अब इसको अरेंज करते हो और बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो ये आप लोगों के पास हो गया बैलेंस। तो ये चीज आप लोगों के पास C6H12O6, ये क्या है? यही है ना, असल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बनने का तरीका सीखा? ये इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप लोग ग्लूकोज बनाते हो। आप लोग तो नहीं, प्लांट्स। ठीक है, समझ आ गई? असल में सोर्स पता चला, मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स होते हैं इसका। ठीक है, बाद में हम लोग लेते हैं तो आगे सोर्स बनते हैं, लेकिन मेन जो सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस यानी लीव्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने पढ़ लिया, जिस तरह प्रोटीन पढ़ा था वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना था। अब कार्बोहाइड्रेट को सीखा, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट भी मेन कंपोनेंट, बिल्डिंग ब्लॉक इसके क्या है? वो होते हैं यहाँ पे, जिसका नाम लिख रहा हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या चीजें हैं? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। आप लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं। मैं अल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप्स बता देता हूं। ये फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, मतलब आर की जगह पे दोनों कार्बन, आर अल्काइल ग्रुप होता है ना, कार्बन होते हैं। तो ये होता है आप लोगों के पास कीटोन। दूसरा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के एक साइड पे तो कार्बन है, लेकिन दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होता है। कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बने हैं, लेकिन एक साइड पे तो आर आ गया, मतलब अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन आए, लेकिन दूसरी साइड पे आप लोगों के पास एच आ जाता है। ठीक है, एक साइड पे एच, इसका दोनों साइड पे आर होते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है इन दोनों में। हाइड्रोक्सी मतलब ओ एच। ठीक है, ये चीज याद रखना है, हाइड्रोक्सी ओ एच को बोला जाता है। तो ये यहां से आ गया। ये चीजें आप लोगों के पास मिलकर क्या बनाती हैं? एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रख लेनी है। और एक और चीज, इन सब कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आता, ये याद रखना। कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन होते हैं उन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसकी टाइप्स आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो एमसीक्यूज वगैरह ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इतना पढ़ा दूंगा कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा पेपर सॉल्व करना। तो इसकी तीन टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की तीन टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो ये डाइसेकेराइड मैंने लिख लिया था, इसको आप लोग लिख लो ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ठीक है, ये ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये तीन टाइप्स है। पहले सीख लेते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो कि आप लोगों के पास सिंपल शुगर को बोला जाता है। किसको? सिंपल शुगर को। मोनो सिंपल आ जाता है और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट शुगर बोला जाता है। ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं करता। अब हाइड्रोलिसिस नहीं करने की वजह क्या है? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं किसको? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पानी के अंदर डालो, वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाए। तो ये खुद सिंपल शुगर है, तो पानी के अंदर डालने से टूटती नहीं है, क्योंकि खुद एक सिंपल फॉर्म होती है। अब इसके साथ एक और चीज आप लोगों ने देखनी है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास सिंपल शुगर है, ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से मिलकर बनी हुई होती है? ये कार्बन मैंने शुरू में बताया था 3 से लेकर 9 तक। 3 से लेकर 9, 3 और 9 नहीं, 3 से 9 तक दरमियान में कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हो, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 9। थोड़ी सी मैथ भी सीख लो। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 3 से ज्यादा ये बराबर होगी और 9 से बराबर या 9 से कम होगी। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग n की वैल्यू इसी फॉर्मूले के अंदर डालो, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, CnH2O होल n, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। n की वैल्यू इनमें से कोई भी डालो, जो बनेगा वो मोनोसेकेराइड होगा। वो क्या कहलाएगा? मोनोसेकेराइड कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? अब यहां पर एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। ठीक है, एग्जांपल किसकी आ गई? एग्जांपल आ गई आप लोगों के पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ये दोनों आप लोगों के पास एग्जांपल्स आ गई हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये चीज याद रखनी है, ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आप लोगों के पास हैं, तो ये एक दूसरे के हैं क्या? मेन क्वेश्चन इनके ऊपर आता होता है। तो ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब तो बाद बोर्ड के साथ साथ फेडरल बोर्ड में भी 3 दफा आ गया। ठीक है,
तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क होता है वो देखेंगे। लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क देखने से पहले इनका जनरल फॉर्मूला देखो, दोनों का सेम होता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूं, दोनों को मैं बता देता हूं, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर की तरफ बाद में जाता हूं, लेकिन मैं पहले बता दूं, यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास ग्लूकोज, यहाँ पे आ गया मेरे पास फ्रुक्टोज, ठीक है। ये दो आप लोगों ने देखने। अब ग्लूकोज और ग्लूकोज का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रुक्टोज के यहाँ पे एक गौर से देखना। ग्लूकोज आप लोगों के पास ऐसा फंक्शन, इसके पास होता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसके पास होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी, इनका जनरल फॉर्मूला होता है सेम, C6H12O6। ये इसका जनरल फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। फ्रुक्टोज का लिखो, उसका भी होता है C6H12O6। तो ये इसके दो जनरल फॉर्मूला आ गए, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। तो फिर ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। फ्रुक्टोज के पास आता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ग्लूकोज होता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। बाकी इनका सब चीजें सेम होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। तो मैं दोनों के अंदर आइसोमर्स इसलिए लिख रहा हूं। आइसोमर्स की डेफिनेशन करें ना, आइसोमर्स की डेफिनेशन वो ये होती है कि जिनके सेम जनरल फॉर्मूले होते हैं, जिनके एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है, सब कुछ सेम होता है स्ट्रक्चर को छोड़ के। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो वो इसको डिफरेंट कंपाउंड बना देता है, ठीक है। ये समझ लो, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आप बोलोगे स्ट्रक्चर तो बनाया ही नहीं, तो मैं यहां स्ट्रक्चर बना के बताता हूं, फिर मैं इसे रेज करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने साथ साथ बनाना है। पहले मैं आप लोगों के पास यहाँ पे बना रहा हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको पॉलीसेक्राइड को भी भूल जाओ। पहले हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ लाइन लगाई, यहाँ पे बना देंगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो अब देखेंगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कहां पे एल्डिहाइड इस्तेमाल हुआ है, फिर फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में देखेंगे कहां पे कीटोन का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले आप लोग लगा लो 6 कार्बन। मैंने क्या कहा था? C6H12O6 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन को लाइन में लिखो, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन लिख लिए। इन सब में होंगे सिंगल बॉन्ड, इन सब में होंगे सिंगल बॉन्ड, इन सब में होंगे सिंगल बॉन्ड। अब देखोगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड कहां पे है? ये कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो, एक साइड पे कार्बन हो, एक साइड पे हाइड्रोजन हो। तो अगर हम लोग दरमियान वाला कार्बन लेके डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसके तो दोनों साइड पे कार्बन आ जाएंगे। अगर इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाते हैं तो दोनों साइड पे कार्बन आ गए, तो दोनों साइड पे कार्बन तो कीटोन होता है। लेकिन ग्लूकोज में तो ऐसा नहीं होता, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एक साइड पे कार्बन है, तो इसके साथ हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गया, और एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया, एक साइड पे कार्बन आ गया, एक साइड पे कार्बन आ गया, बाकी सारे हाइड्रोजन और OH। इसकी अरेंजमेंट में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज याद रखनी, H और OH जिस साइड मर्जी है लगाओ, लेकिन जो चीज ऊपर थी फंक्शनल ग्रुप का फर्क पड़ता है। ये चीज याद रखनी है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के सामने जो बनाया है, तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है। तो ये फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ये वाला, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और यही अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप इसको ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। यही इसको फ्रुक्टोज से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि फ्रुक्टोज के पास होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड नहीं होता। अब आप लोगों को अगर शक है कि इसका जनरल फार्मूला पूरा हो रहा है या नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। हाइड्रोजन गिनते हैं, 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं? 12। C6H12 हो गया, O6, ऑक्सीजन 6 रह गया। ऑक्सीजन गिनो, 1 ऊपर, 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, पूरे है ना। तो ये आप लोगों के पास हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आएंगे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, इससे कैसे डिफरेंट है। तो उसके भी फॉर्मूला तो यही है ना, C6H12O6, यही फार्मूला है ना। तो लिखो 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन बना लिए। इन सब में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। मैंने पहले बताया था कार्बन कार्बन में होता है सिंगल बॉन्ड। अब आप लोग बोल रहे होगे कि डबल बॉन्ड, जैसा मैंने पहले यहाँ पे बताया था ना, इसी तरह कार्बन के एक साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओ और दोनों साइड पे कार्बन होने चाहिए। तो अगर इसके साथ बनाते हैं तो इसकी एक साइड तो खाली है, एक साइड तो कार्बन है, लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जिसकी दोनों साइड पे कार्बन हो। तो उससे नीचे वाले की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, दोनों साइड पे कार्बन है, फंक्शन को पूरा हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, बाकी जो बच गए हैं उनकी वैलेंसीज पूरी करने के लिए H और OH लगाते जाओ। इसके साथ नहीं लगाना है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है। तो आप लोग H और OH लगाते जाओ। ये आप लोगों के पास जो बनेगा ये फ्रुक्टोज बनेगा, ठीक है।
ये आप लोगों के पास बन गया फ्रुक्टोज। कैसे पता चला? इसके फंक्शन ग्रुप को देखो, ये आप लोगों के पास जो फंक्शन ग्रुप बन गया, ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप, ठीक है, ये भी यहां से भी इसको ले आओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड पे कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड पे कार्बन, ये हो गया कीटोन और ये हो गया अल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप सी इनको चेंज बनाते हैं, एक ग्लूकोज बनता है एक फ्रुक्टोज। ये क्वेश्चन मेन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर के साथ समझो, ठीक है। अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं रेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक है, अब ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे। आप लोगों ने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो देख लिए थे फर्क, ठीक है, अब आएंगे ओलिगोसैकेराइड पे। यहाँ पे ओलिगो और सैकेराइड, तो अब ये चीज याद रखनी है कि जो आप लोगों के पास ओलिगोसैकेराइड है, ये किससे मिलके बना होता है? मोर देन टू मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड। अब आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा कि क्या चीज आ गई। ये चीज है कि मोनोसैकेराइड से मिलके कौन बनता है? ओलिगोसैकेराइड। ये जो पीछे मोनोसैकेराइड पड़े ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं तो आप लोगों के पास ओलिगोसैकेराइड बनता है। तो याद रखना, कम से कम कितने मिल सकते हैं मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बनाने के लिए? दो। कितने? दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा, तीन मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। तो ये चीज याद रखनी है कि कम से कम मोनोसैकेराइड्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? मोनोसैकेराइड की तादाद होनी चाहिए 2 से लेके 9 के दरमियान, ठीक है, 2 से स्टार्टिंग 9 तक, ठीक है, 2 से लेके 9 तक मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड मिलेंगे, ठीक है, ये वाले, ये कार्बन की बात नहीं कर रहा मैं, मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूं। कार्बन 3 से 9 मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, लेकिन जो मोनोसैकेराइड बन गए इस जैसे मोनोसैकेराइड 2 से ज्यादा 9 तक, दो भी मिलेंगे तो भी ओलिगोसैकेराइड बनेगा। 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9 तक मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। फिर ध्यान में आता है कि 9 से ज्यादा अगर मिल जाए तो क्या बनेगा? वो बनेगा पॉलीसैकेराइड। तो अब मोनोसैकेराइड को पहले सीख रहे हैं कि 2 से 9 तक। अब इसका नाम कैसे पता चलेगा? अगर दो मोनोसैकेराइड्स हो, अगर दो मोनोसैकेराइड्स हो तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं? डाई। डाई का मतलब टू। अगर 3 मोनोसैकेराइड्स हो तो वो हो जाता है ट्राइसैकेराइड। अगर 4 हो, 4 मोनोसैकेराइड्स मिले तो आप लोगों के पास बन जाता है टेट्रासैकेराइड। इसी तरह चलते चलते किधर तक आना है? 9 तक। बस 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड नहीं मिलेंगे, ठीक है। 9 से ज्यादा अगर मिलेंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? पॉलीसैकेराइड। ये इसके अलग टाइप से आगे, ठीक है। दो मोनोसैकेराइड मिले डाइसैकेराइड बन जाता है इस तरीके से। अब आप लोग बोल रहे हो कि जिस तरह हमने प्रोटीन में पढ़ा, प्रोटीन में क्या चीजें मिल रही थी? प्रोटीन में आप लोग बस अमाइनो एसिड मिल रहा था, एक बॉन्ड उसको जोड़ रहा था जैसा पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन इसको मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाला क्या है? मैंने क्या कहा? दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा ना। तो मोनोसैकेराइड को कौन जोड़ता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? लिंक और बॉन्ड टू और मोर मोनोसैकेराइड्स। तो ये दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाला क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड को कौन जोड़ता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहां से आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रख लेने एक। वो एमसीक्यू क्या है कि पहला, ये दूसरा मैं दो बता देता हूं, ठीक है। पहला प्रोटीन, तो प्रोटीन के दरमियान होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन को जोड़, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। यही ग्लाइको एस आई होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यही आप लोगों के पास इस्तेमाल होता है। एमसीक्यू में याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, प्रोटीन में आप लोगों के पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, समझ आ गई। अब एग्जांपल में बता देता हूं, एक यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। जैसे माल्टोज एक मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड किससे मिलके बना हुआ होता है? ये मिलके बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो आप लोगों के पास माल्टोज
बनता है। समझ आ गई? तो दो मोनोसेक्राइड्स, दो ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे माल्टोज बनेगा। दोनों ग्लूकोज के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। सुक्रोज एक और एग्जांपल लिख लो, मैं लिख रहा नहीं है, लिख लो। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है? जो दो आप लोगों के पास मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, उन दो सेक्राइड्स का नाम क्या है? एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ओलिगोसेक्राइड और उसका नाम होगा सुक्रोज। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स पे। देखिए ये किसका? पॉली मीन मैनी और सेक्राइड मीन शुगर। शुगर आप लोग किसको बोलते हो? मोनोसेक्राइड्स को, जो कि बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। मेड अप ऑफ मोर देन 9 मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मैंने क्या कहा? मोर देन 9 मोनोसेक्राइड। 9 मोनोसेक्राइड से ज्यादा से मिलकर बना होता है। 9 तक हुआ तो वो लिगोसेक्राइड होगा। 9 से ज्यादा मोनोसेक्राइड मिले तो उसको हम पॉलीसेक्राइड का नाम देंगे। अब यहां पे एक चीज आप लोगों की नोट में करनी है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, इसमें वो ज्यादा मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं ना, तो ये होगा आप लोगों के पास मैक्रोमोलिक्यूल। अब बात आती है इन दोनों की, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस की। तो ये दोनों हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मैंने क्या कहा था? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन को। किसको? ब्रेक डाउन की। ये ब्रेक डाउन कब होगी? जब किसी भी चीज को वाटर के अंदर डालोगे तो ये ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, कोई भी आप लोगों के पास लिगोसेक्राइड हो या पॉलीसेक्राइड हो, ये दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं? मोनोसेक्राइड से। अगर दीवार एक ले लो, वो किससे मिलकर बनी है? ईंटों से। जब दीवार को तोड़ोगे तो ईंटें निकलेंगी ना। इसी तरह अगर लिगोसेक्राइड को तोड़ोगे या पॉलीसेक्राइड को तोड़ोगे तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में आप लोगों के पास मोनोसेक्राइड बनाते हैं। तो जब इनको तोड़ा जाता है तो इनके अंदर से दोबारा मोनोसेक्राइड ही निकलते हैं। तो ये होती है हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये सीख चुके हो। यही था आप लोगों के पास कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट तो आप लोगों ने सीखा कहां से आता है? मेन सोर्सेज हैं प्लांट्स। मेन सोर्सेज हैं प्लांट्स। प्लांट्स की जो बीज होती हैं, पल्सेस होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारों के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रोटीन और क्या कहा था? ये दोनों आपस में क्या है? ट्विन। क्या है? ट्विन है। समझ आ गई है? ट्विन से याद रख लेना। लेकिन जब आप लोगों के पास इनका जो तीसरा भाई है, इनका बड़ा भाई है, ठीक है, इनका बड़ा भाई कौन है? लिपिड्स। क्या है? लिपिड्स। ठीक है, तो यहां से इनकी आ जाती है कि लिपिड्स इनका बड़ा भाई क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी देता है। लिपिड्स इससे भी ज्यादा एनर्जी देता है। अभी मैं लिपिड्स की तरफ जाता हूँ, लिपिड्स इससे ज्यादा एनर्जी देता है। कैसे? अगर 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स हो, 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स हो तो वो 9 आप लोगों के पास किलो कैलोरीज देता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लिख लो अपने पास कि कितनी देते हैं? 1 ग्राम हो तो 4 किलो कैलोरीज होती है। किसकी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की 4 किलो कैलोरीज होती है। लेकिन आप लोगों के पास लिपिड्स अगर 1 ग्राम हो तो वो आप लोगों के पास ज्यादा एनर्जी देता है, और वो एनर्जी कितनी होती है? 9 किलो कैलोरीज होती है। लेकिन एक शर्त है, एक वजह है। लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जल्दी अमाउंट में एनर्जी देते हैं, जल्दी रिलीज करते हैं एनर्जी को। मतलब आप लोग एथलीट्स हो, जिम लवर हो, तो इन दो की तरफ जाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये आप लोगों को जल्दी, आप लोगों को वर्कआउट के लिए जरूरत पड़ती है ना। देखो जो रनर्स होते हैं वो आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं? उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इंस्टेंट टाइम के लिए चाहिए, उसी टाइम के लिए चाहिए, जल्दी चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, लिपिड्स का नहीं। लिपिड ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन लिपिड ज्यादा देर तक एनर्जी स्टोर करके रखना पसंद करता है। तो वो ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, जब हमें चाहिए होती है फिर वो वहां पे इस्तेमाल के लिए देता है। लेकिन वो स्टोरिंग डिवाइस है, ये समझ लो, एक किस्म की स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, इस तरह हार्डवेयर और आगे कैशियस का काम होता है। ठीक है, यही आप लोगों के पास आगे। अब जाते हैं लिपिड्स की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लिपिड्स का। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है लिपिड्स क्या चीजें होती हैं। तभी मैंने समझाया कि लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ये क्या करती है? एनर्जी को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखती है। तो ये एक आप लोग समझ लो स्टोरिंग डिवाइस होती है। ठीक है, ये क्या करती है? स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। जब हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, जिस तरह हम लोग रोजे रखते हैं ना, रोजे जब हम लोग रोजा रख रहे होते हैं तो फिर आप लोगों के पास वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसा टाइम आ जाए कि जब आप लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, ग्लूकोज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो वो उस टाइम पे लिपिड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को एनर्जी उस टाइम पे प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब आगे आप लोगों को सीख लिया, ये एक स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोर करती है एनर्जी को। ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। लेकिन असल में जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स, फैट्स, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल जो आप लोगों की बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो सारे लिपिड्स ही कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या ये हम इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं।
सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि ये सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं, डिसॉल्व किसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो कि जो इनकी एक चीज याद रख लो, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक फॉर्मूला याद रख लो, एक जैसी नेचर वाली एक जैसी नेचर के अंदर डिसॉल्व हो सकेंगी। अगर नेचर डिफरेंट होगी वो कभी एक जगह पे नहीं रह सकते। आप लोगों को पता है ना, जिन चीजों की, जिन बंदों की भी नेचर डिफरेंट हो वो बंदे भी आपस में जुड़ के नहीं रह सकते। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जिनकी नेचर अलग अलग होती है वो कभी एक जगह नहीं रह सकते। तो याद रखना कि जितने भी लिपिड्स होते हैं, जो भी लिपिड्स होते हैं, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। इन वाटर कैन नॉट डिसॉल्व। मैं अगर क्रॉस लगा रहा हूं इसका ये मतलब है कि लिपिड्स कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि इनकी नेचर अलग है। इसकी नेचर होती है नॉन पोलर। क्या होती है, नॉन पोलर। वाटर की नेचर क्या होगी, पोलर। तो देखिए एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो इनकी नेचर डिफरेंट है। तो अब नॉन पोलर और पोलर क्या होते हैं, आप लोगों ने जब पढ़ा था, आप लोग सीख रहे थे कि पोलर्स क्या चीजें होती हैं। वो कंपाउंड पोलर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं वो होते हैं पोलर, ठीक है। और पोलर ही पोलर जैसे में डिसॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं आते, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता। पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा, अपनी जैसी नेचर के साथ। नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो लिपिड्स डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, लिपिड्स डिसॉल्व हो सकेंगे अपने जैसे कंपाउंड, बेंजीन, इथीन और अल्कोहल्स। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों के पास हैं, ये आप लोगों के पास क्या नॉन पोलर्स हैं। क्या है, नॉन पोलर। तो ये लिपिड्स नॉन पोलर्स होते हैं और इनके अंदर इसी वजह से डिसॉल्व हो सकते हैं। समझ आ गई सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में मेन रूल एक ही है, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीजें एक जगह पे रह सकती हैं, डिफरेंट नेचर वाले नहीं रह सकते। पानी और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, नहीं होती, उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं बनती, तो वो लादा लादा हो जाते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, नेचर का भी यही असूल है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। जो आप लोग टाइप्स पढ़ते आए हो, टाइप्स आप लोगों के पास होते हैं फैट्स, फैट्स भी इसके अंदर आते हैं। दूसरी ऑयल इसके अंदर आते हैं। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं आप लोगों के, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। वैक्सेस जो बनती हैं वो इसके अंदर आप लोगों के पास आती हैं। तो ये आप लोग देख लो, विटामिन ये इसके अंदर आते हैं। ये देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी लिपिड से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स ही होती हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे फैट्स और ऑयल का डिफरेंस तो मैं बताता हूँ, फैट्स और ऑयल का क्या डिफरेंट होता है। लेकिन सेक्स हार्मोन्स, वैक्सेस और ये चीजें आप लोगों ने देखी है कि आप लोगों की टॉपिक की नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब विटामिन कौन से वाले, विटामिन होते हैं दो तरह के, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। तो ये वो विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल, क्या हो, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन इसके अंदर नहीं आते। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सके, वो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वो इसका हिस्सा नहीं है। विटामिन वो वाले इसका हिस्सा है जो फैट सॉल्युबल है, जो ऑयल्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, फैट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वो वाले विटामिन इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल। स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल के चलते हुए हम लोग पहले ये देखें कि बने कैसे हैं। दो चीजें इसके इंपॉर्टेंट है जो इसको बनाती है, एक ग्लिसरॉल और दूसरा आप लोगों के पास आता है फैटी एसिड। क्या होते हैं, फैटी एसिड। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो बड़ी मुश्किल नाम आ गया, हमें कैसे पता चलेगा। ये दोनों के दोनों आप लोग पढ़ चुके हो, देखें इसको, सिर्फ नाम चेंज किया, अल्कोहल, ओएल, ओएल आया ना, मतलब ये अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल। फैटी एसिड है, ये मतलब कार्बोजालिक एसिड है। क्या है, कार्बोजालिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोजालिक एसिड अभी पढ़ा है ना, ये चीज होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। एच तो नहीं होता, यहाँ पे होता है ओ एच, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। यही होता है आप लोगों के पास कार्बोजालिक एसिड, ग्लिसरॉल। लेकिन ग्लिसरॉल जो यहाँ पे होता है, इस ग्लिसरॉल का नाम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का क्या मतलब है, ट्राई मतलब तीन, हाइड्रोक्सी मतलब तीन OH ग्रुप वाला अल्कोहल, तीन OH ग्रुप वाला अल्कोहल। बना के बताता हूं कि अगर हमारे पास तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, ठीक है, इन तीनों के साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए, हर एक कार्बन के साथ अगर OH, ट्राई लिखा हुआ है ना, ट्राई मतलब थ्री, हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो OH तीन हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप हो, तो ये OH, ये OH, ये OH, तो यहां पे बोल दिया ये आप लोगों के पास क्या बना है, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल और ये कार्बोजालिक एसिड आपस में मिलेंगे
तो आप लोगों के पास फैटी एसिड सिंपल लिपिड्स बनेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो आप लोगों के पास सिंपल लिपिड्स की बात बनती है, सिंपल लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि लिपिड्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये दोनों आपके हिस्से में नहीं है, आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो इन दो से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सिंपल बता देता हूं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं इन दो के अलावा बाकी कंपाउंड भी हो सकते हैं, सल्फर नाइट्रोजन वगैरह कंपाउंड भी इनके साथ आके जुड़ते हैं, वो कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाता है। लेकिन जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो सिर्फ इन दो से मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं तो आप लोगों के पास बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास असल चीज क्या मिल रही है, अल्कोहल मिल रहा है, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ना। तो ये दोनों चीजें मिल रही, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चीजें मिलती हैं तो आप लोगों के पास क्या बनता है, फिर आप लोग बोल रहे होगे कि एक लिपिड बनता है। लेकिन आप लोगों ने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट टॉपिक क्या था, ईस्टर, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते हुए मैंने पढ़ाया था कि जब भी आप लोगों के पास अल्कोहल और फैटी एसिड यानी कि अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना, जब ये दो चीजें मिलती हैं तो आप लोगों के पास बनते हैं ईस्टर्स। क्या बनते हैं, ईस्टर, ईस्टर बनता है और साथ में वाटर रिमूव होता है, साथ में वाटर रिमूव होता है। तो इससे आप लोगों को पता चला जो लिपिड्स होते हैं असल में ईस्टर्स होते हैं, लिपिड्स असल में ईस्टर्स बंद होते हैं, क्योंकि ये भी इस तरीके से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से बनते हैं, तो ये ईस्टर की तरह बनते हैं, ईस्टर इनको बोला जाता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनको मैं बना के बताता हूं कि ये बनते कैसे हैं। तो आप लोग आ जाते हैं, इनको एक उठा लेते हैं, ग्लिसरॉल मैं यहाँ पे उठा लेता हूं, CH2 CH2 यहां पे लगा दिया, OH OH OH, ये आ गया आप लोगों के पास, क्या आ गया, ग्लिसरॉल, क्या आ गया, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो इसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। लेकिन एक शर्त याद रखनी है, ये कि यहाँ पे ग्लिसरॉल्स उतने होंगे जितने OH ग्रुप होंगे। OH ग्रुप इसके पास कितने हैं, 3, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने होने चाहिए, 3। तो डिफरेंट करने के लिए हम लोग इसको मैं उलट करके लिखूंगा। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, दरमियान में प्लस लगा देता हूँ, OH, ये दूसरा एक 1, R2 C डबल बॉन्ड O OH, ये R3 C डबल बॉन्ड O OH। तो मैंने 3 क्यों लिखे हैं, मैंने 3 इसलिए लिखे हैं कि ये OH भी 3 थे तो तब ये तीनों के बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे। तो सिंपल रिएक्शन में लिख के बताता हूं कि आप लोगों के पास होता है ये वाला, आप लोग ग्लिसरॉल लिखो, आप लोग यहाँ पे CH2 OH प्लस CH2 OH, जब भी आप लोगों के पास मिलेगा 3 इंटू और C डबल बॉन्ड O OH, तो ये 3 आप लोगों के पास होने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये तीनों मिलते हैं तो आप लोगों के पास क्या बनता है, लिपिड, सिंपल लिपिड, अच्छा सिंपल लिपिड, और साथ में आप लोगों के पास बनता है 3 वाटर के मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मैं बनना सिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है। तो ये दोनों आपस में जब चीजें मिलती है ना, इनको एक ले लिया ये और यहाँ पे ले लिया ये। अब इनको देखना मिलती क्या चीजें, मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं उनको देखना। यहां से आता है H, ये H, ये H इस OH के साथ मिलके क्या बना देता है, वाटर। ये H इस OH के साथ मिलके क्या बना लेता है, वाटर। मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा आप लोगों को बना के बताता हूं। ठीक है, असल में होता क्या है, CH2 CH CH2, यहां से आ गया OH OH OH। ठीक है, यहां पे इसको मैं उल्टा के लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, इस साइड पे आ गया R1, इस साइड पे आ गया OH। ठीक है, तो इसी तरह C डबल बॉन्ड O OH R2, C डबल बॉन्ड O, यह आ गया R3, ये हो गया OH। सिर्फ उल्टा के लिखा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी इसमें ट्री चेंज करने से। अब यहाँ पे उल्टा के लिखने का मतलब ये था कि ये आपस में कहां से कौन सी चीजें रिमूव हो रही है, तो ये चीजें आपस में रिमूव हो जाएंगी। ये तीनों क्या है, H और OH, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। इधर से भी वाटर क्या हो रहा है, रिमूव, इधर से भी वाटर रिमूव, इधर से भी वाटर रिमूव। तो एक वाटर रिमूव, एक वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा और तीसरा, तो तीनों मिलके क्या बना दिया, 3H2O, क्योंकि 3 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो समझ आ गई, 3 वाटर के मॉलिक्यूल जब ये आपस में मिलेंगे तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहां से निकल गए। समझ आई, इसको उल्टा करके देखो, रिवाइंड करो, वीडियो को पीछे जाओ, इसको दोबारा देखो मैंने क्या बोला है। अब इसको मैं यहां से रेस कर रहा हूं, तो रेस करके मेरा ये काम है कि यहां से बॉन्ड खत्म हो गया, क्योंकि ये H और OH मिलके क्या बना दिया, वाटर। तो यहां से बॉन्ड खत्म हो गया, तो ये वाला बॉन्ड इनका क्या हो गया, खत्म। ये H भी गया,
और OH भी, यहाँ से H किया, यहाँ से OH, यहाँ से भी H किया, यहाँ से OH, ये बॉन्ड इनका क्या हो गया, खत्म। तो इससे हमें पता चला कि ये बॉन्ड क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पे अब एक ऑक्सीजन आप लोगों को पता है छठे ग्रुप से है, 6 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोशन में 2 बॉन्ड बनाएगा तब ये 8 पूरे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड की कमी है। तो कार्बन को देखो, कार्बन चौथे ग्रुप से है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 4। जब 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना, तभी 4 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे इसको कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड। इसके गिनो 1 2 3, इसके गिनो 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए। एक बॉन्ड की कमी है, वो एक बॉन्ड इसका ऑक्सीजन के साथ बनेगा। एक बॉन्ड ये मैंने बड़ा करके इसलिए बनाया, आप लोगों को पता चले यहां पर से बनता है। ये अब जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास बना है सिंपल लिपिड का, ठीक है, सिंपल लिपिड का। अब यहां पर आप लोगों के पास ये R लिखा हुआ है ना, ये R1 R2 R3, यही चीजें फैट और ऑयल में फर्क बताती हैं, यही चीजें फैट और ऑयल में फर्क बताती हैं। ये R1 अगर सेचुरेटेड है, क्या है, सेचुरेटेड। R2 R3 ये तीनों के क्या है, देखना एमसीक्यूज के तौर पर लिखो अपने पास, ठीक है। एमसीक्यूज के तौर पर अगर R1 R2 एंड R3 अगर ये तीनों क्या है, सेचुरेटेड है, अगर क्या है, तीनों के तीनों सेचुरेटेड है, तो आप लोगों के पास बनने वाली चीज जो होगी वो फैट होंगे। क्या होंगे, फैट। अगर R1 R2 R3 तीनों क्या है, सेचुरेटेड है, मतलब अल्काइल है, अल्केन से मिलके बने हैं, तो ये सारे ये तीनों क्या होंगे, फैट्स होंगे, ठीक है। अगर दूसरा लिख लो कि अगर R1 R2 और R3 ये तीनों के तीनों अगर आप लोगों के पास क्या है, अनसेचुरेटेड है, क्या है, अनसेचुरेटेड, मतलब अल्कीन आ गया या अल्काइन आ गया, तो आप लोगों के पास होगा ऑयल। क्या चीज बनेगी, ऑयल बनेगा। अगर ये जो R1 R2 R3 अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, अगर ये R1 R2 R3 सेचुरेटेड है तो फैट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, फैट्स। डालडा सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, तो ऑयल क्या है, अनसेचुरेटेड। तो आप लोगों को पता चल गया कि फैट्स होते हैं सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, और ऑयल बनते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आर जो होता है ना, ये आर ही डिसाइड करता है कि आप लोगों के पास फैट्स हैं या ऑयल हैं। तो एक आप लोग ये एमसीक्यूज भी साथ देख लो कि आप लोगों के पास अगर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो तो वो आप लोगों के पास 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देती है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट हो, मैंने क्या बोला, ट्विन है ना, तो 4 किलो कैलोरीज, तो एक जैसी एनर्जी देंगे। लेकिन लिपिड्स आप लोगों के पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, तो ये इससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग फैट को किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, फैट को ऑयल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, या ऑयल को फैट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा। आप लोग घर में ऑयल है ना, आप लोग चाहते हो ये ऑयल ना रहे, क्या बन जाए, आप लोगों के पास डालडा बन जाए, क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा काम है, आप लोगों ने उसकी हाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, हाइड्रोजनेशन। तो फैट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑयल में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑयल में। फैट को ऑयल में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजनेशन, और देखो इसकी करवानी पड़ेगी डीहाइड्रोजनेशन। तो ऑयल्स को, लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को अगर सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म है, मतलब ऑयल को फैट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसकी करवानी पड़ेगी हाइड्रोजनेशन। क्या करवानी पड़ेगी, हाइड्रोजनेशन। तो ये दोनों एमसीक्यूज के तौर पर याद रख लो कि आप लोग अगर ऑयल को फैट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑयल के साथ अगर आप लोग हाइड्रोजन को ऐड करवाओ तो वो फैट बन जाता है। क्या बन जाता है, फैट। अगर उल्टा हो जाए, फैट को अगर ऑयल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो -H2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर फैट में से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे ऑयल बन जाएंगे, अगर ऑयल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो फैट्स बन जाएंगे, ठीक है। यही था आप लोगों का टॉपिक, यहां तक ही था इंपॉर्टेंट। और लिक्विड लिपिड्स कहां से हासिल होते हैं, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों को वो नोट्स दिए जाएंगे अभी ही आप लोगों के पास, इसके लेक्चर के साथ ही आप लोगों के पास ग्रुप में अपलोड हो गए। अगर जिसको नहीं मिला, नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप लोग वहां पे मैसेज करके ले सकते हैं, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर इसके यूजेस और फंक्शंस भी ऐड करके दिए गए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए लिपिड का फंक्शंस देखो तो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर लिपिड्स के अलावा आप लोगों के पास वो बोल दिए जाएंगे कि इसकी यूजेस सोर्सेज लिखो, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, तो ये सब चीजें आपको नोट से मिल जाएंगी, ठीक है। यहां तक ही टॉपिक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।